हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 11th का न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ओके, तो स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा पहले रिकॉल करते हैं कि जब हमने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पढ़ी थी ना, तो उन्होंने बोला था कि जो किसी भी एलिमेंट का जो स्मॉलेस्ट आपके पास पार्टिकल रहता है, ठीक है, वो आपके पास होता है एटम। ओके, तो कोई भी आप एलिमेंट ले लो, उसका जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा वो होगा एटम। और उन्होंने बोला था आगे कि दैट इट एटम इज इनडिविजिबल। ठीक है, इनडिविजिबल, कि इनडिविजिबल पार्टिकल होता है हमारे पास एटम। बट अभी क्या है कि मैटर जो है, ठीक है, वो तो डिवाइडेड है ही, मतलब वो तो हम डिवाइड कर ही सकते हैं। ठीक है, और जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिसको हम बोलते हैं कि वो एटम है, ये एटम जो ये एटम है ये भी फर्दर डिवाइड हो सकता है। एट प्रेजेंट 35 डिफरेंट सब एटॉमिक पार्टिकल जो है वो हमें नोन है। ठीक है, 35 डिफरेंट सब एटॉमिक पार्टिकल्स, मतलब कि जिसको हम लोग एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल बोलते हैं। देखो, किसी भी एलिमेंट का जो होगा वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल आपका एटम हो, क्योंकि वही आपके पास एक ऐसा पार्टिकल होगा जो कि पूरे एलिमेंट का प्रॉपर्टीज डिस्क्राइब कर सकता है। लेकिन आगे ये जो एटम है ये भी फर्दर आप डिवाइड कर सकते हो। तो अभी तक 35 डिफरेंट सब एटॉमिक पार्टिकल्स नोन है। उसमें से जो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं वो क्या है, वो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। ठीक है, यानी कि बेसिक पार्टिकल्स, फंडामेंटल पार्टिकल्स है हमारे पास ये तीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स ये डिस्कवर कैसे हुए थे वो हम देखते हैं। ठीक है, तो डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स, तो सबसे पहले हम देखेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई कैसे थी? डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास जे थॉमसन जो है साइंटिस्ट, उन्होंने किया था, जे थॉमसन। ओके, तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई कैसे थी? तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के लिए सबसे पहले लेते हैं एक ये जो आपके पास ट्यूब है, ठीक है, इसको बोलते हैं डिस्चार्ज ट्यूब। इसको क्रुक जो है, विलियम क्रुक ने, उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन को स्टडी करने के लिए ये ट्यूब बनाई थी, और इसको हम बोलते हैं क्रुक्स ट्यूब। क्रुक्स ट्यूब, राइट। अब ये ट्यूब है क्या? तो देखो यहाँ पे आपके पास ये एक ट्यूब है, इसके अंदर आपके पास कैथोड है और आपके पास ये एनोड है। ठीक है, एनोड कैसी है? परफोरेटेड है। परफोरेटेड यानी कि उसके बीच में होल्स किए गए हैं। क्यों किए गए हम बाद में देखेंगे। ओके, तो ये आपके पास कैथोड है, ये आपके पास एनोड है। ये एक वैक्यूम इस ट्यूब के अंदर वैक्यूम क्रिएट किया गया है। ठीक है, वैक्यूम पंप की हेल्प से जितने भी गैसेस हैं उसको निकाल देते हैं, ताकि यहाँ पे गैस का जो हमें क्वांटिटी है बहुत कम चाहिए। ठीक है, वेरी लो क्वांटिटी ऑफ गैस, बहुत ही मतलब वैक्यूम, नियर अबाउट वैक्यूम ही होना चाहिए हमारे पार्टिकल्स को स्टडी करने के लिए। ओके, और यहाँ से वोल्टेज प्रोवाइड की गई है। तो इस एक्सपेरिमेंट में किया क्या कि जैसे ही वोल्टेज आपके पास हाई होनी चाहिए, ठीक है, हाई वोल्टेज और कम गैस की प्रेजेंस में, जब भी हाई वोल्टेज लगता है तो क्या होता है कि कैथोड जो नेगेटिव टर्मिनल होता है, ठीक है, यहाँ पे आप एक और बात जान लो कि जो प्रेशर होगा यहाँ पे गैस का बहुत कम होगा। ठीक है, तभी तो वैक्यूम पंप लगाया गया था कि गैस बाहर निकल जाए। अगर गैस की क्वांटिटी बहुत कम प्रेजेंट होगी इस ट्यूब के अंदर, तो क्या होगा, प्रेशर जो होगा वो बहुत कम होगा, राइट। सो प्रेशर कम होना है और वोल्टेज बहुत ज़्यादा होना है। जब भी प्रेशर कम होगा और वोल्टेज बहुत ज़्यादा होगा, उस केस में क्या होता है कि यहाँ पे इसके अंदर से भी, ठीक है, ये जो आप देख रहे हो ट्यूब के अंदर से भी भले गैस प्रेजेंट है, लेकिन इसके अंदर से भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है। ठीक है, अब देखो कैसे। तो कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ पे एमिट कर जाते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कि कैथोड से कुछ पार्टिकल, जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, अभी तो हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो देखा कि कैथोड से कुछ पार्टिकल एमिट हुए। ठीक है, तो मतलब एक्सपेरिमेंट में क्या किया इन्होंने, वोल्टेज को कम करना शुरू किया। ठीक है, तो जैसे जैसे वोल्टेज कम होती गई, और एक और यहाँ पे है कि जो आपके पास एक्सपेरिमेंट है यहाँ पे इस साइड पे, पर ये तो आपके पास परफोरेटेड एनोड है। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास जिंक सल्फाइड की कोटिंग, फ्लोरेसेंट मटेरियल है जिंक सल्फाइड, कि जब भी इसके ऊपर कोई भी चार्ज स्ट्राइक करेगा तो ये ग्लो करेगी।
ठीक है? तो वोल्टेज जो है वो इंक्रीज़ करना शुरू किया और प्रेशर जो है वो डिक्रीज़ करना शुरू किया। तो क्या हुआ, धीरे-धीरे यहाँ पे क्या हुआ कि लाइट जो है वो मतलब फ्लोरेसेंट लाइट ऑब्ज़र्व होनी शुरू हो गई। तो जैसे-जैसे यहाँ पे फ्लोरेसेंट लाइट ऑब्ज़र्व होनी शुरू होती है, तो होता क्या है कि अब यहाँ पे फ्लोरेसेंट लाइट ऑब्ज़र्व होगी क्यों? वो तभी होगी ना कि अगर यहाँ पे कोई ना कोई चार्ज पार्टिकल स्ट्राइक कर रहा है। तो अगर चार्ज पार्टिकल स्ट्राइक कर रहा है, हमने तो डाला नहीं कोई चार्ज पार्टिकल, तो इसका मतलब कि कोई ना कोई चार्ज पार्टिकल यहाँ पे क्रिएट हुआ है, फॉर्म हुआ है, ठीक है, जो कि यहाँ पे इस एनोड, अब देखो ये चार्ज पार्टिकल है, इस एनोड की तरफ जा रहा है, ये चार्ज पार्टिकल यहाँ पे ही स्ट्राइक कर रहा है, यहाँ पे नहीं मिल रहा हमें। समझ रहे हो कि यहीं पे ही जो जिंक सल्फाइड की कोटिंग है, यहीं पे हमें जो है फ्लोरेसेंट लाइट ऑब्जर्व हो रही है, हमें इस साइड नहीं हो रही। इसका मतलब ये तो बात श्योर है कि जो भी पार्टिकल्स एमिट हुए हैं उनके ऊपर चार्ज नेगेटिव है, और अगर वो नेगेटिव चार्ज होगा तभी तो वो एनोड की तरफ जाएगा। और अगर वो एनोड की तरफ जा रहा है और एनोड ने हमने क्या किया, एनोड को परफोरेट कर दिया हो, यानी कि बीच में ब्रेक्स, छोटे छोटे होल्स हो गए हुए हैं। तो परफोरेशंस के थ्रू जो है वो चार्जेस निकल रहे हैं, यहाँ पे स्ट्राइक कर रहे हैं, यहाँ पे स्ट्राइक कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें लाइट दिख रही है। ठीक है, अब इन रेस को क्या बोला गया, इन रेस को बोला गया कैथोड रेस। क्या बोला गया, कैथोड रेस। ठीक है, तो ये कैथोड रे ट्यूब है विद परफोरेटेड एनोड। जैसे ही प्रेशर कम किया गया और जैसे से वोल्टेज बढ़ाते गए, वैसे वैसे क्या हुआ कि यहाँ पे फॉस्फोरेसेंट लाइट ऑब्जर्व होनी शुरू हो गई। ठीक है, यहाँ पे एनोड वाली साइड में फॉस्फोरेसेंट लाइट ऑब्जर्व होनी शुरू हो गई। ओके, तो इनका क्या क्या रिजल्ट्स क्या क्या आए। सबसे पहले तो है कैथोड रे स्टार्ट्स फ्रॉम कैथोड एंड मूव्स टुवर्ड्स एनोड। ये तो हमें पता चल गया। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होते हैं और एनोड की तरफ मूव करते हैं। बिहेवियर इज ऑब्जर्व बाय फ्लोरेसेंट मटेरियल। हमें कैसे पता चला, फ्लोरेसेंट मटेरियल जिंक सल्फाइड फ्लोरेसेंट मटेरियल है, उसको यूज़ करके जो है इसका बिहेवियर पता चला कि वो कैथोड से निकल रहे हैं और एनोड की तरफ बढ़ रहे हैं। इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दे ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। एक और चीज़ देखिए कि यहाँ पे साइड में इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड भी लगा दिया। ठीक है, तो अगर वो नहीं लगाया हुआ तो स्ट्रेट लाइन में मूव करेंगे, लेकिन अगर लगा दिया ना तो कुछ ना कुछ डायरेक्शंस जो हैं वो ऑब्टेन करेंगे। इसका मतलब वो चार्ज है। ठीक है, तभी तो वो डायरेक्शंस ले रहे हैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में प्रेजेंस में द बिहेवियर ऑफ कैथोड रेज सिमिलर टू दैट ऑफ एक्सपेक्टेड बाय नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स। मतलब कि क्या है कि अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई हुई है, ठीक है, चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ ही तो जाएंगे। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज डू नॉट डिपेंड ऑन द मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड एंड द नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट इन द कैथोड रे ट्यूब। अब देखो, इसके अंदर, इस ट्यूब के अंदर आप कोई भी गैस डाल सकते हो। तो ये एक्सपेरिमेंट अलग अलग गैसेस में भी कंडक्ट किया गया, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा उसके नेचर पे। ठीक है, इसका मतलब वो गैस के नेचर के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहे वो पार्टिकल्स। ठीक है, तो इन पार्टिकल्स, इन कैथोड रेज जो भी थे पार्टिकल्स, इनको कहा गया इलेक्ट्रॉन्स, एंड इलेक्ट्रॉन्स आर द बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ऑल द एटम्स। सारे एटम्स के पास आपके इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो एग्जैक्ट चार्ज और मास कैलकुलेट करने के लिए दो और एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए गए। तो सबसे पहले हम देखते हैं चार्ज टू मास रेशो। चार्ज टू मास रेशो E/m। जे थॉम्सन ने ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया। ठीक है, ही मेजर्ड दिस चार्ज टू मास रेशो। अब क्या हुआ कि यहाँ पे देखो, ये कैथोड है, ये वाला, और ये आपके पास एनोड है। ठीक है, आपको पता चल गया यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। ठीक है, हमने पहले जिस चार्ज रे में ट्यूब में देखा है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, वो एनोड की तरफ बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे एक होल किया गया है, इस होल से वो इलेक्ट्रॉन्स, मतलब जो कैथोड रे हैं, वो हमारे जाएंगे। ठीक है, अगर सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई गई है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, अगर सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई गई है तो वो ए की तरफ जाएंगे। ठीक है, खुद के पास नेगेटिव चार्ज है ना, तो ये तो पॉजिटिव की तरफ ही जाएंगे ना, ए के पास जाएंगे। अगर मैग्नेटिक फील्ड लगाई हो, तब भी वो वैसे ही एक्ट करते हैं। मतलब कि उनका जो रिजल्ट है बिल्कुल ही वैसे वैसे आता है जैसे कि एक नेगेटिव चार्ज दे रहा है। ठीक है, तो यानी कि वो सी की तरफ जा रहा है। और अगर कोई भी इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाई गई हो तो वो बिल्कुल बी की तरफ लगा रहा है। ठीक है, और देखा गया कि जो E/m रेशो है ना, वो हमेशा सेम होता है इवन व्हेन डिफरेंट गैसेस वाज यूज्ड। अगर आप मतलब कि गैस के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है E/m रेशो। E क्या है, चार्ज। ठीक है, E इज चार्ज और M इज मास। ठीक है, अब जो डेविएशन है
कि कितना डेविएट कर रहा है वो आपका पार्टिकल, वो डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उतना ज़्यादा डेविएट करेगा, जितना ज़्यादा मास होगा उतना कम डेविएशन होगा, जितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की उतना ज़्यादा डेविएट करेगा। तो जे थॉमसन ने इन वैल्यूज़ को डिटरमाइन किया और ये वैल्यूज़ कितनी आती है 1.75820 मल्टीप्लाई बाय 10⁻11 कूलम पर केजी। ठीक है, इसमें m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन केजी, और e क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन। तो जे थॉमसन ने E/m का रेशियो फाइंड आउट कर लिया। अब नेक्स्ट बात ये थी कि हमने चार्ज फाइंड आउट करना है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज क्या है, तो वो मुलिकन ने किया था, उनका मुलिकन ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, ऑयल ड्रॉप मेथड। ठीक है, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया था, ये ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट है। सिंपल सा है, देखो यहाँ पे क्या है, ये आपके पास चार्ज्ड प्लेट है, पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, ये आपके पास नेगेटिवली चार्ज प्लेट है। ठीक है, तो ये हो गया पॉजिटिव चार्ज, ये हो गया यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। अब क्या है यहाँ पे ऑयल ड्रॉप्स लगाए गए, एटोमाइजर की हेल्प से ऑयल ड्रॉप्स जो है उसको मिस्ट में कन्वर्ट किया। ठीक है, अब जो भी मिस्ट बन गया यहाँ पे, ऑयल ड्रॉप बन गई, अब वो कहाँ जाएंगे, मिस्ट कहाँ जाएगी, वो तो डाउनवर्ड्स ही जाएगी ना ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से। यहाँ पे एक होल है, उस होल के थ्रू भी वो मिस्ट डाउनवर्ड चलेगी। अब इसके डाउनवर्ड मोशन को टेलीस्कोप्स, यहाँ पे टेलीस्कोप है, उसकी हेल्प से इसके डाउनवर्ड मोशन को देखते हैं। ठीक है, तो इसका रेट ऑफ फॉल जो होगा, ठीक है, द रेट ऑफ फॉल ऑफ दीज ड्रॉपलेट वॉज ऑब्जर्व्ड एंड विद द हेल्प ऑफ दैट मास ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट वॉज कैलकुलेटेड। ठीक है, इस ऑयल ड्रॉपलेट का मास कैलकुलेट कर लिया गया, राइट। तो अब क्या किया नेक्स्ट स्टेप में कि इसके अंदर जो एयर प्रेजेंट थी उसको आयोनाइज कर दिया। अगर एयर जो है वो आयोनाइज होगी, वो चार्ज होगी, वो इसके साथ कोलाइड करेगी, अपना चार्ज इसके ऊपर ट्रांसफ़र कर देगी, इस ऑयल ड्रॉपलेट के ऊपर। अब ऑयल ड्रॉपलेट के अंदर क्या आ गया, चार्ज प्रेजेंट हो गया। अब अगर ऑयल ड्रॉपलेट के अंदर चार्ज प्रेजेंट हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ले मतलब कि नेगेटिव चार्ज ले रहा है, तो इसके ऊपर चार्ज क्या होगा, नेगेटिव होगा। अगर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा तो ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ इस चार्ज प्लेट का हम लोग चार्ज डिफरेंट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि अगर हम इनके वोल्टेजेस को वेरी कर दें तो इस ऑयल ड्रॉपलेट को हम यहाँ पे फिक्स रख सकते हैं जहाँ पे वो पहले था, बिल्कुल बैलेंस करके। क्योंकि ये तो ऑयल ड्रॉपलेट जब ये नीचे आया, डाउनवर्ड मोशन था इसका, ये नीचे आना था, तो इसके रेट ऑफ फॉल की हेल्प से हमने इसका मुलिकन ने इसका मास कैलकुलेट कर लिया। अब क्या हुआ, जब यहाँ पे मिस्ट जो है, यहाँ पे जो गैस पार्टिकल्स हैं उसको चार्ज किया गया, तो गैस पार्टिकल्स ने इसके साथ कोलाइड किया और यहाँ पे भी चार्ज डेवलप कर दिया। अब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जैसे डेवलप हुआ तो ये अपवर्ड जाएगा। अब अपवर्ड जाएगा, इसको रोक सकते हैं हम अगर इसका चार्ज, इसका जो वोल्टेज है वो वेरी कर दें। तो वोल्टेज वेरी करने से क्या किया, ड्रॉपलेट को बिल्कुल प्लेट्स के बीच में बैलेंस किया। अब मास ऑफ ड्रॉपलेट तो पता है, ठीक है, और इस प्लेट के ऊपर कितना चार्ज है, ठीक है, उसकी हेल्प से ड्रॉपलेट जो है उसका चार्ज हमें पता चल गया। ठीक है, तो वो हमेशा किसके इक्वल आता था, वो हमेशा 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 मल्टीप्लाई बाय n, मतलब कि कुछ होल नंबर मल्टीपल ऑफ दिस वैल्यू ये आता था। ठीक है, तो उसकी हेल्प से मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, चार्ज डिवाइडेड बाय चार्ज अपॉन मास। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, चार्ज कैलकुलेट किया, जो कि हमेशा देखो ऑयल ड्रॉपलेट में हमेशा इसके ही मल्टीपल्स में आ रहा है, यानी कि स्मॉलेस्ट टर्म है। ठीक है, तो यही हमारे पास चार्ज है आपके किसी भी मतलब नेगेटिव चार्ज है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज है। ओके, तो अब यहाँ पे ई वैल्यूज़ हमें मिल गई, E/m वैल्यू पहले ही कैलकुलेट कर लिया जे थॉमसन ने, उसकी हेल्प से जो है उसका मास, इलेक्ट्रॉन का मास कैलकुलेट कर लिया, जो क्या 9.1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻31 kg, राइट। तो ये हमारे पास था, मतलब कि मुलिकन के ऑयल ड्रॉप मेथड से हमें पता चल गया चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और मास भी पता चल गया क्योंकि ऑब्वियसली पहले ही चार्ज अपॉन मास रेशियो कैलकुलेट कर लिया गया है। ठीक है, जे थॉमसन ने, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स आ गया। अब नेक्स्ट आता है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की थी, ई गोल्डस्टीन ने। ठीक है, अब ये देखो डिस्कवरी कैसे होती है। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे अगेन गैस ली गई। ओके, यहाँ पे
गैस लिया गया कोई, राइट, ऑन किया इसको, यहाँ पे अगेन, यहाँ पे देखो ये इस बार ये एनोड बना दिया हुआ है, यहाँ पे एनोड है, यहाँ पे कैथोड है, और इस बार ये कैथोड को परफोरेट किया है, ठीक है, कैथोड को परफोरेट किया है, राइट। तो जैसे ही आपने वोल्टेज अप्लाई किया, यहाँ से आप वोल्टेज अप्लाई करोगे, ठीक है, जैसे ही वोल्टेज अप्लाई किया गया तो क्या हुआ, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे, ओके, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे। इसको हम डिलीट कर देते हैं, एक सेकेंड। यहाँ पे कोई गैस है, ठीक है, जैसे ही वोल्टेज ऑन किया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए, ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डिस्कवर्ड है, ओके। ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, एनोड की तरफ जाएंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स एनोड की तरफ जाएंगे। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन्स एनोड की तरफ जा रहे हो, रास्ते में ये गैस मॉलिक्यूल मिला, तो इन्होंने क्या किया, गैस मॉलिक्यूल से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, स्ट्राइक कर दिया ना, तो उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो सब में से एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। अब जैसे इन्होंने एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, इनके ऊपर आ गया कोई ना कोई चार्ज, एटम के पार्टिकल्स तो न्यूट्रल हैं, उसमें से अगर इन इलेक्ट्रॉन से इनमें से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो ये तो चार्ज हो गए, इनके ऊपर चार्ज कौन सा आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, राइट। तो अब ये कहाँ जाएंगे, कैथोड की तरफ चलेंगे अब ये, ठीक है, तो ये कैथोड की तरफ चलेंगे। अब ये इन परफोरेशन से निकल जाएंगे, तो जैसे ये यहाँ से निकलेंगे, पॉजिटिव चार्ज आ गया इनके ऊपर, ठीक है, जैसे ही यहाँ से निकलेंगे, यहाँ पे हमारे पास जिंक सल्फाइड की कोटिंग है, और फिर हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे फ्लोरेसेंट लाइट आ रही, इसका मतलब कि कोई पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे बन चुका है। इन रेस को हम बोलते हैं कि एनोड रेस, क्या बोलते हैं, एनोड रेस, एनोड रेस भी बोलते हैं, और कैनाल रेस, कैनाल रेस, ओके। राइट, अब प्रॉपर्टीज़ क्या है एनोड रेस की, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी तो यही है, देखो ये रेज है, पार्टिकल वाली है, ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, मटेरियल पार्टिकल से मिलके बना हुआ है, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे एनोड देखो, आपने एक एटम में से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अगर आप अलग गैस लोगे, उसका साइज़ कुछ और होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स अलग होंगे, इलेक्ट्रॉन निकालोगे उसके ऊपर अलग पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इसका मतलब अलग अलग गैसेस के प्रेजेंस में जो E/m रेशो है वो डिफरेंट होगा इनके लिए, ठीक है, जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं इनके लिए E/m रेशो डिफरेंट होगा। वैल्यू ऑफ चार्ज ऑल्सो डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ गैस टेकन, ठीक है, जो चार्ज का भी वैल्यू जो क्या है वो गैस के ऊपर डिपेंड है, नेचर ऑफ गैस के ऊपर डिपेंड है। चार्ज इज होल नंबर मल्टीपल ऑफ द चार्ज प्रेजेंट ऑन द इलेक्ट्रॉन, और ये फाइंड आउट किया गया है, जितना भी इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है उसी का ही कोई होल नंबर मल्टीपल होता है पॉजिटिव इन कैनाल रेस के चार्ज पे। मास ऑफ पार्टिकल भी डिफरेंट होगा डिफरेंट गैसेज अगर हम लेंगे, ठीक है, क्योंकि अगर आप अलग गैस लोगे तो उसका पॉजिटिव चार्ज तो अलग ही रहेगा ना, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो अंदर जो बचा वो पॉजिटिव चार्ज, वो डिपेंड करेगा ना वो कौन सा गैस आपने लिया है, राइट। और जब हाइड्रोजन लिया गया, ठीक है, हाइड्रोजन गैस ली गई, तो चार्ज केम आउट टू बी, जब देखो हाइड्रोजन गैस में तो एक इलेक्ट्रॉन है, एक हाइड्रोजन गैस में तो एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, ठीक है, तो चार्ज कितना आ गया 1.6, यानी कि यही हमारे पास स्मॉलेस्ट चार्ज प्रेजेंट है। इसका मतलब जो प्रोटॉन है उसका भी चार्ज कितना है 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻⁹, और जो मास कैलकुलेट किया गया उसका कितना मास आ गया 1.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻24 ग्राम्स, ठीक है। और इन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स को क्या बोला गया, प्रोटॉन, प्रोटॉन फॉर पॉजिटिव चार्ज, राइट। तो यहाँ पे हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हो गए, प्रोटॉन डिस्कवर हो गए। अब क्या हुआ कि 1913 में मूसले ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो डिटरमाइन द एग्जैक्ट क्वांटिटी ऑफ चार्ज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, कि न्यूक्लियस में कितना चार्ज, देखो एक एटम है, एटम के अंदर न्यूक्लियस है, अब न्यूक्लियस के अंदर कितना चार्ज है वो कैलकुलेट करने के लिए मूसले ने कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए, ठीक है। तो जितने पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होंगे, पॉजिटिव चार्ज क्या बोलते हैं प्रोटॉन्स, ठीक है, जितने पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होंगे उतना ही आपके पास एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट होता है। प्रोटॉन का 1 यूनिट मास होगा, ठीक है। तो अगर आपने किसी भी एलिमेंट का मास कैलकुलेट करना है तो आप सिंपल देख लो कितने प्रोटॉन है, आपको मास ऑफ एलिमेंट निकल जाएगा। लेकिन जब कैलकुलेट किया गया तो जो भी एलिमेंट का मास आया
ठीक है, वो हमेशा कम निकलते था देन द एक्चुअल मास। ठीक है, मतलब कि जो न्यूक्लियस है उसके अंदर आपके पास प्रोटॉन्स कितने हैं उसको आपने कैलकुलेट करके मास फाइंड आउट कर दिया, लेकिन जैसे ही बाकी एलिमेंट्स के लिए फाइंड आउट किया, हाइड्रोजन के लिए तो ठीक था, ठीक है, लेकिन जैसे ही बाकी एलिमेंट्स के लिए फाइंड आउट किया गया तो जो एक्चुअल मास था उससे कम कैलकुलेट हो रहा था। तो इसका मतलब जो एक्स्ट्रा मास है वो कहाँ से आ रहा है? एक्स्ट्रा मास आ रहा है जिसका मतलब कुछ ना कुछ डिफरेंट पार्टिकल्स वहाँ पे प्रेजेंट हैं। तो चैडविक ने क्या किया, उन्होंने स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, ठीक है, जिसमें कि उन्होंने कोई लाइट एलिमेंट को बेरिलियम और बोरोन के ऊपर स्ट्राइक किया, ठीक है, मतलब अल्फा पार्टिकल्स हैं और लाइट एलिमेंट्स लिया, बेरिलियम और बोरोन जो कि लाइट एलिमेंट्स हैं, हल्के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स यानी कि हीलियम का न्यूक्लियस, ठीक है, हीलियम का न्यूक्लियस लिया तो कुछ ना कुछ नए पार्टिकल्स एमिट हुए विच कैरिड नो चार्ज। तो कुछ ऐसे पार्टिकल एमिट हुए जिनके पास कोई चार्ज नहीं था और उन पार्टिकल को बोलते हैं न्यूट्रॉन। क्या बोलते हैं? न्यूट्रॉन, ठीक है, न्यूट्रॉन है, ये न्यूट्रल है, दे कैरी नो चार्ज। ओके, तो हमारे पास है ये, देखो ये आपके पास अल्फा पार्टिकल है, फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल, हीलियम के जैसा न्यूक्लियस होता है इसका, बेरिलियम एटम है। जब हीलियम को बेरिलियम के ऊपर स्ट्राइक किया गया तो आपको कार्बन मिला और इसके साथ साथ एक और पार्टिकल मिला जिसका कोई भी चार्ज नहीं है लेकिन उसका मास है, ठीक है। तो वो जो थर्ड एलिमेंट्री पार्टिकल, थर्ड फंडामेंटल पार्टिकल हमारे पास जो आता है वो है न्यूट्रॉन। यहाँ पे बेरिलियम एटम है, यहाँ पे बोरोन। बेरिलियम के ऊपर अगर आप हीलियम या फिर अल्फा पार्टिकल को स्ट्राइक करोगे तो आपको कार्बन मिलेगा और बोरोन पे करोगे तो आपको मिलेगा नाइट्रोजन, राइट। सो जो थर्ड फंडामेंटल पार्टिकल जो डिस्कवर हुआ चैडविक ने किया वो था हमारे पास न्यूट्रॉन, ठीक है। तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, पूरा रिकैप कर लेते हैं हमने जो जो स्टडी किया। तो पार्टिकल देखते हैं हम, पार्टिकल का डिस्कवरर, फिर चार्ज, फिर मास, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन। चार्ज कितना है इलेक्ट्रॉन पे? -1। मास कितना? 9.1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻31, ये kg में। फिर आता है हमारे पास प्रोटॉन। प्रोटॉन किया गोल्डस्टीन ने। चार्ज कितना है? +1। मास कितना? 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻27 kg। फिर आता है हमारे पास न्यूट्रॉन। ये किया चैडविक ने। चार्ज कितना है? 0। मास कितना है? 1.6। अप्रॉक्सीमेटली इक्वल मास है आपके पास प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के, राइट। तो हमारे पास ये आ गए हमारे आज के टॉपिक का रिकैप। ओके, पार्टिकल्स, चार्ज एंड मास। तो हमने आज जो है न्यू चैप्टर स्टार्ट किया है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम को जानने से पहले हमने देखा कि जो भी हमारे पास फंडामेंटल पार्टिकल हैं किसी भी एटम के, उन फंडामेंटल पार्टिकल में कौन कौन से पार्टिकल्स आते हैं, ठीक है। तो हमने देखा इलेक्ट्रॉन आता है, प्रोटॉन आता है और न्यूट्रॉन आता है, राइट। तो हमने एटम के फंडामेंटल का पार्टिकल्स हमने आज डिस्कस कर लिए हैं, हमने उनकी डिस्कवरी कैसे हुई वो भी देखें, राइट। सो आगे के हम लोग जो है टॉपिक्स आगे के क्लासेस में कवर करेंगे। सो आई होप आपको आज समझ में आया होगा। विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, बाय बाय।